हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का इस नई वीडियो में स्वागत है। आज के हम अपने इस नई वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले स्ट्रीट का पार्ट 2 का एमसीक्यू। जैसा कि आप लोगों का पेपर है और मैंने पार्ट 1 का एमसीक्यू जो था वो मैंने अपने ऐप पर अपलोड कर दिया था, लेकिन पार्ट 2 का बाकी था। और काफी सारे स्टूडेंट्स जो है वो मुझे डाउट पूछ रहे थे कि सर इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, इसका आंसर ये कैसे आएगा। तो अब इंडिविजुअली सबको एक एक करके बताने से अच्छा मैंने सोचा चलो कुछ क्वेश्चंस मैंने तो सॉल्व किए ही थे, मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूँ, ठीक है। तो इस सीरीज के माध्यम से मैं वही करने वाला हूं। मैं आपको चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 5 यानी पांच के पांचों चैप्टर के आपको मैं एमसीक्यूज प्रोवाइड कर दूंगा। शुरुआत करेंगे पहले चैप्टर से, ठीक है। वन बाय वन करके मैं आपको सारे ही प्रोवाइड कर दूंगा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक चैप्टर करके करूंगा। आपको कहते हैं ना कि आपके एग्जाम से पहले सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, बस आपको एक काम करना वो ये है, थोड़ा सा शांति से पेशेंस रख के आपको एक बार देख लेना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करता हूँ। चैप्टर नंबर 1 में पहला जो क्वेश्चन लिखा हुआ है कि निर्देशावकाश यू के विशिष्ट उपसमुच्चय फाई कौन सी घटना कहलाएगी। ध्यान से सुनना, मैं इसमें थोड़ा सा आपको एक्सप्लेनेशन भी प्रोवाइड कर दूंगा जिससे आपको क्या रहे, क्वेश्चन को समझने में आसान हो। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि निर्देशावकाश यू है आपके पास और उसकी कोई विशिष्ट समुच्चय फाई है। इसको हम क्या पढ़ते हैं, फाई पढ़ते हैं। तो अब बोला है यह कौन सी घटना है, तो मैं आपको बता दूं फाई का मतलब क्या होता है। फाई का मतलब होता है ऐसी घटना जो कभी घट ही नहीं सकती। ध्यान से सुनना, ऐसी घटना जो कभी घट ही नहीं सकती। जो घटना कभी घट ही नहीं सकती उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे असंभव घटना। उसको हम क्या बोलेंगे, असंभव घटना। एग्जाम में आपके जो परिभाषाएं दी गई है हमारी किताब में, उन परिभाषाओं में से भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। इसीलिए मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि आप उन क्वेश्चंस को भी जरूर कर लेना, सॉरी परिभाषाओं को भी जरूर कर लेना। अब कैसे कर लोगे, तो मैंने ये जो आपका स्टेट पार्ट 2 है, ध्यान से सुनना, स्टेट पार्ट 2 है, उसका पूरा का पूरा जो सिलेबस है वो मैंने ऑलरेडी कंप्लीट करवा दिया है, जिसका लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और मैंने काफी बार टेलीग्राम ग्रुप में सेंड किया है, व्हाट्सएप स्टेटस पे रखा है। तो मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि जो लोग जुड़े होंगे मुझसे उनको मिल गया होगा। नहीं अगर मिला है तो एक बार आप जाके देख लेना। वैसे एग्जाम को टाइम कम है, लेकिन फिर भी जितना टाइम है उतने टाइम में आप यूटिलाइज कर सकते हो। ओके, तो फिलहाल स्टार्ट करते हैं और आगे देखते हैं इसका क्या होगा। तो ये हो जाएगा आपका असंभव घटना, ये तो कंफर्म हो गया। दूसरा है कि घटना ए और ए डैश के लिए पी ए ऑफ ए, सॉरी ए इंटरसेक्शन ए डैश का मान कितना होगा। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन ए डैश। जब एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आपको आ जाता है जिसका आंसर आपको याद ना हो, ध्यान से सुना, मैं आपको वो तरीके भी बता दूंगा जिससे क्या होगा, अगर आपको कोई अलग की तरह का क्वेश्चन पूछ लिया गया तो आप उसका सॉल्यूशन कैसे प्रोवाइड कर लोगे, उसके बारे में भी मैं आपको जानकारी प्रदान कर दूंगा। इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनना। यहाँ पे लिखा ए इंटरसेक्शन ए डैश, तो मैं तुम्हें लेके चलता हूं थोड़ा सा एक एग्जाम्पल की तरफ। ध्यान से सुनना, मान लो कि मेरे पास एक घटना घटी है, ठीक है। क्या कहा मैंने, एक घटना घटी है और जो घटना है यू। तो यू को हमने क्या नाम दिया यहाँ पे, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। इसी के साथ हमारा एक और घटना घटी। देखो ये जो है हमारा निर्देशावकाश, एक्चुअली में ये घटना नहीं है, ये क्या है, हमारा निर्देशावकाश है। घटना तो ये है, घटना ए घटी जिसका वैल्यू है 1, 2 और 3। क्लियर है, ये क्या है इसका वैल्यू, 1, 2 और 3। अब हमें सवाल में देखो पूछा क्या है, हमें सवाल में पूछा है ए इंटरसेक्शन ए डैश। क्या पूछा है, ए इंटरसेक्शन ए डैश। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, फाइंड करके देख लो कि भाई ए डैश क्या होता है। तो अगर आप सबसे पहले ए डैश फाइंड आउट करने जाते हो तो ए डैश का फॉर्मूला क्या होता है, ए डैश का फॉर्मूला था यू माइनस ए। क्या होता है, यू माइनस ए। अब यू कितना है, तो यू है 1, 2, 3, 4, 5 और 6। और आपका ए कितना है, तो ए हमें दिया हुआ 1, 2 और 3, राइट। अब इस पूरे में से इतने को माइनस करोगे तो वैल्यू क्या बचेगा, तो वैल्यू बचेगा 4, 5 और 6। मतलब ये है कि टोटल वैल्यू में से अगर हम इतना वैल्यू को हटा देते हैं तो 4, 5 और 6 बचेगा। अब हमें मिल गया ए हमारे पास है 1, 2 और 3, और यहाँ पे ए डैश है हमारे पास 4, 5 और 6। अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा, तो इसके लिए मैं एक वर्ड और बताना चाहूंगा और वो ये है कि जब भी आपको ऐसा लिखा रहता है याद रखना है, इसको हम क्या समझते हैं, कॉमन। इसका मतलब होता है कि जो भी वैल्यू कॉमन होगा उसे हमें लिखना होता है। तो अगर ध्यान से देखोगे इन दोनों में से, तो इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी हमारा जो आंसर होगा वो तो 0 होगा, या तो 5 होगा,
या तो सिर्फ मजला ब्रैकेट होगा। यानी तीनों में से जो भी ऑप्शन में होगा आपका वो आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं कि हमारे पास ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। तो हमारे पास 1 है, 0 है, 0.5 है और 0 और 1 के बीच में है। तो अगर ध्यान से देखोगे तो जो हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है वो अवेलेबल है 0, यानी जो हमारा आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, राइट। तो ये 2 क्वेश्चन के आंसर हमें मिल गए। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है कि निर्देशावकाश की किसी घटना ए के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। पूछा यहाँ पे कौन सा विकल्प सही है। एग्जाम में याद रखना ये भी पूछ सकता है कौन सा विकल्प सही नहीं है, इसलिए आपको कुछ बातों का नॉलेज होना जरूरी है। नॉलेज क्या होना चाहिए, देखो संभावना की जब भी हम बात करते हैं या किसी घटना की बात करते हैं तो घटना घटने की या तो न घटने की दो बातें होगी। या तो घटना जो है वो घटेगी या तो नहीं घटेगी। अगर घटना घटेगी तो उसको हम लेते हैं 1 और घटना नहीं घटेगी तो उसको हम क्या लेंगे 0। मतलब ये हुआ कि किसी भी मतलब किसी भी घटना के घटने या न घटने का दोनों को ही हम ले सकते हैं। तो हमारा वैल्यू जो कितना होगा वो 1 और 0 के बीच में होगा। अब इसका मतलब क्या है, थोड़ा सा इसको मैं एलिब्रेट करता हूं। अब यहाँ पे देखो लिखा हुआ है a लेस देन 0। अच्छा, a लेस देन 0, लेस देन 0 का मतलब क्या होता है कि 0 से कम है। देखो किसी भी संभावना के घटने की नकारात्मक पॉसिबिलिटीज नहीं होती है। याद रखना है, घटना जो संभावना होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, कभी भी नेगेटिव में नहीं दर्शाते हैं, इसलिए इस बात को याद रखना। तो जब नेगेटिव में नहीं दर्शाते ये पॉइंट कैंसिल हो गया। फिर यहाँ पे लिखा है 0 लेस देन इक्वल टू पी ऑफ ए ग्रेटर देन इक्वल टू 1। देखो 1 से ज्यादा, इसका मतलब होता है कि संभावना जो हमारा घटना ए है उसकी घटने की संभावना जो है वो 1 से ज्यादा है। पर मैंने अभी कहा किसी भी संभावना के किसी भी घटना के घटने की संभावना जो है वो 1 से ज्यादा नहीं हो सकता है। तो मतलब ये जो ऑप्शन नंबर बी है ये भी कैंसिल हो गया। उसके बाद ऑप्शन नंबर डी जो लिखा है वो भी यही वाला लिखा हुआ है, तो ये वाला तो पॉसिबल नहीं है, तो ये कहां से पॉसिबल होगा, यानी ये भी कैंसिल। तो जो हमारा आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। अब बोलेगा सर ये कैसे पता चला कि यही आंसर है। देखो यहाँ पे जो घटना ए की घटने की संभावना है वो लिखा दिख रहा है कि 0 से ज्यादा है और 1 या उससे कम है, यानी ये सच है कि 0 और 0 से ज्यादा हो सकता है, 1 या 1 से कम हो सकता है। तो जो हमारा आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, 0 लेस देन इक्वल टू पी ऑफ ए लेस देन इक्वल टू 1, यानी जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि निर्देशावकाश यू की किन्हीं दो घटनाओं ए और बी के लिए ए सबसेट बी हो तो निम्न में से कौन सा विधान सही होगा। अब ए सबसेट बी ये ऐसा कुछ पूछा गया है, इसको थोड़ा पहले समझ लेते हैं कि इसका मतलब क्या है। तो पहले मैं सवाल को लिख लेता हूं। सवाल को कैसे लिखूंगा, जैसे मैंने मानकर अभी लिखा था वैसे मैं लिखता हूं। पहले मैं लिखूंगा यहाँ पे यू कितना है हमारा है 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। फिर मैं घटना ए मानता हूं, घटना ए में लिखूंगा 2 और 3, ठीक है। घटना में ए क्या लिखूंगा 2 और 3। फिर मैं यहां पे लिखूंगा घटना बी, जो घटना बी में लिखूंगा वो मैं लिखूंगा यहां पे 2 3 4 5 और 6। आप चाहे जैसे लिख सकते हो, पर कंडीशन क्या रहना चाहिए, कंडीशन रहना चाहिए ए सबसेट ऑफ बी। अब बोलोगे सर ए सबसेट ऑफ बी का मतलब क्या होता है, ए का सबसेट ऑफ बी का मतलब होता है कि ए की सारी वैल्यूज बी में है। अब ए की सारी वैल्यूज बी में है तो क्या बी की सारी वैल्यूज ए में है, ऐसा कहीं नहीं बोला, इसलिए सिर्फ यही घटना होनी चाहिए या यही कंडीशन होना चाहिए कि जो ए है ए में जो भी होगा। देखो यहाँ पे जैसे 2 3 लिया है मैंने और यहाँ पे 2 3 है, मतलब ए की सारी वैल्यूज क्या होना चाहिए, बी में होना चाहिए। अब चारों में से कौन सा विधान सही है, अब इसके लिए हमें थोड़ा सा चीजों को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, जैसे पहला लिखा है ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ऑफ बी। अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी निकालता हूं, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होता है, दोनों में कॉमन। तो दोनों में जो कॉमन है वो सिर्फ होगा 2 और 3, लेकिन क्या वो बी के इक्वल है, तो बी तो बहुत बड़ा है, 2 3 4 5 6 है ऐसा, तो ये गलत हो गया। उसके बाद लिखा है ए इंटरसेक्शन बी, क्या लिखा हुआ है, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ऑफ ए। अब ए इंटरसेक्शन बी का मतलब दोनों में जो कॉमन, तो ए इंटरसेक्शन बी यानी यहां पे और यहां पे कॉमन क्या है, 2 और 3। क्या ये P ऑफ A के इक्वल है, तो हाँ ये P ऑफ A के इक्वल है। इसका मतलब जो हमारा सवाल का जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये बहुत आसानी से हमें मिल गया, हमें ज्यादा मेहनत
नहीं करना पड़ा। अब यहाँ पे एक और है, जैसे तीसरा और चौथा भी है, तो ए यूनियन बी बोला है ए से बड़ा होगा। अरे ए यूनियन बी का मतलब सारा वैल्यूज होता है, और ए यूनियन बी में क्या हो जाएगा, एक, सॉरी, दो, तीन, चार, पांच और छह। क्या ये पी ऑफ ए से बड़ा है? पी ऑफ ए तो कितना, सिर्फ दो और तीन है, मतलब ये भी गलत हो गया है। बी माइनस ए यानी कि पी ऑफ बी माइनस ए, दोनों का मतलब तो सेम ही होता है ना। तो जब दोनों सेम ही है, अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, बी में से ए को माइनस करते हैं, तो वैसे भी हमारा जो आंसर बचेगा वो चार, पांच और छह बचेगा। तो चार, पांच और छह बचेगा, तो मतलब ये तो पॉसिबल ही नहीं हुआ। हमें तो क्या चाहिए था, ए सबसेट ऑफ बी होना चाहिए था, तो हमें पता करते। इसका मतलब ये हुआ कि ऑप्शन नंबर डी भी जो है वो हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। मतलब क्या है, हमारा जो आंसर होगा वो बी होगा, और वैसे भी मैंने आपको आंसर बता दिया है कि हमारा आंसर क्या होगा, बी होगा। अब चलते हैं पांचवें नंबर पे। पांचवें में लिखा है कि संभावना की प्रशिष्ट परिभाषा दूसरे किस नाम से जानी जाती है? तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। क्या याद रखना पड़ेगा? कि संभावना की जो प्रशिष्ट यानी जो फेमस परिभाषा या जो मेन परिभाषा है, उसको हम संभावना की गणितिक परिभाषा भी कहते हैं। ये याद रखना। गलती से भी सांख्यिकी मत लगा देना, क्योंकि सांख्यिकी सब्जेक्ट है, तो मन में लगेगा अरे यार सांख्यिकी हो सकता है, इसलिए ऐसा लगा सकते हो, इसलिए इसको याद रखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, एक संतुलित सिक्के को उछालने के लिए यादृच्छिक प्रयोग से प्राप्त प्राथमिक घटनाएं हेड और टेल के लिए संभावना का मान निम्नलिखित में से कौन सा विधान सही नहीं है? ऐसा बोला है, कौन सा विधान जो है वो सही नहीं है। तो पहले तो हम क्या करते हैं, एक संतुलित सिक्के को उछाला जाता है। संतुलित सिक्का का मतलब या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। अब हेड और टेल जब हम उछालते हैं तो दोनों की संभावना, यानी हेड आने की संभावना को मैं ए लेता हूं, तो इसकी संभावना है 1/2, और टेल आने की संभावना का मैं पी ऑफ बी लेता हूं, या आप एच और टी भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर इसकी संभावना तो ये भी आधा होगा। कैसे? देखो टोटल 2 है, 2 में से एक इसकी संभावना, एक इसकी संभावना, नहीं 1/2 और 1/2। अब 1/2, 1/2 का मतलब क्या होता है, 0.5 और 0.5। अब बोला इसमें से कौन सा विधान सही नहीं है, तो थोड़ा सा देखो, P ऑफ T इज इक्वल टू 0.5, यानी टेल का जो वैल्यू है क्या 0.5 होगा? हाँ, तो ये सही है। फिर P ऑफ H प्लस P ऑफ T, यानी हेड और टेल दोनों का आंसर एक होगा, तो हाँ दोनों का आंसर एक है, यानी ये भी सही है। फिर लिखा है P H इंटरसेक्शन T जो होगा वो 0.5 होगा। अब मुझे बता, हेड और टेल में दोनों में से कुछ भी कॉमन है? तो जवाब आएगा नहीं सर, हेड और टेल में से दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं है। तो जब हेड और टेल में से दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि हमें पूछा था कौन सा विधान सही नहीं है। उसके बाद अगला है कि निम्नलिखित यादृच्छिक प्रयोगों में से कौन से यादृच्छिक प्रयोग का निर्देशावकाश अनंत होगा? यहाँ पे पूछा निर्देशावकाश अनंत होगा। अनंत का मतलब क्या होता है, जो गिना ना जा सके। ध्यान से सुनना, अनंत का मतलब क्या होता है कि जो गिना ना जा सके। बहुत सिंपल परिभाषा है, बहुत मतलब बहुत सिंपल है, जो गिना ना जा सके। अब जो गिना ना जा सके एग्जैक्टली हमें पता ना चलोगे, तो चारों ऑप्शंस को अगर आप पढ़ते हो तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है कि दो पासों को उछालने की संख्या। अब दो पासे उछालोगे तो दो पासों को उछालने का मतलब 6 पावर ऑफ 2, ये मैंने पढ़ाया था। तो टोटल कितने परिणाम मिलेंगे, 36। तो भाई इसका तो पता चल गया। फिर यहाँ पे बोले ऑफिस में से 2 कर्मचारियों का चयन करना। अब ऐसा तो है नहीं कि ऑफिस में पता नहीं कितने कर्मचारी होंगे, अरे फिक्स ही कर्मचारी होंगे, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, इससे ज्यादा तो होंगे नहीं। तो उनका भी पता करना आसान है। 52 पत्तों में से एक पत्ते का चयन करना, ये भी आसान है। भाई ताश के 52 पत्ते, कोई एक पत्ते निकालो, यानी 1/52 संभावना होगा। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक बल्ब की आयु घंटों में नापने का, क्या आपको पता है कि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक बल्ब की आयु जो है वो कितनी होती है? हो सकता है बल्ब लेकर आओ 10वें दिन ही फ्यूज हो जाए, हो सकता है बल्ब लेकर आओ अगले दिन ही फ्यूज हो जाए, क्योंकि मेरे घर पे एक बार ऐसा हुआ था। हो सकता है बल्ब लेकर आओ 1 साल तक चल जाए। अब बोला कि सर 1 साल तक चला है, पर यहाँ पे घंटों की पूछा है। घंटों का मतलब कितने आवर्स चला है। कभी कभी ऐसा होता है कि दिन भर बल्ब जलता है, राइट, कभी कभी ऐसा था कि दिन में सिर्फ 2 घंटे बल्ब जलते हैं, दिन में तो जलता नहीं, रात में ही सिर्फ जलता है 2-2.5 घंटा। तो कहने का मतलब आप गिन के नहीं एग्जैक्टली बता सकते हो कि कितना समय बल्ब चलेगा, यानी कितने घंटे बल्ब जलेंगे। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो आंसर क्या है, इलेक्ट्रॉनिक बल्ब की आयु घंटों में मापने का। ठीक है, ये हमारा हो गया अनंत का एग्जाम्पल। फिर नेक्स्ट है कि घटना ए यूनियन ए डैश बराबर यू हो तो ए और ए डैश कौन सी घटनाएं कहलाएंगी? ध्यान से सुनना, सवाल में लिखा है ए यूनियन ए डैश यू हो तो ए और ए डैश कौन सी घटना होगी। तो इसका मैं बहुत सिंपल एग्जांपल दे दूंगा। इसका एग्जांपल क्या है, यहां पे देखो लिखा है ए यूनियन ए डैश। अब ए डैश तो हम लोगों ने कहीं सॉल्व किया था, तो मैं ये रहा दिखा देता हूं। हमने यहाँ पे ए भी निकाला था और हमने यहाँ पे ए डैश भी निकाला था। अगर मैं दोनों का यूनियन निकालता हूं, किसका, इसका और इसका,
अगर मैं इसका और इसका यूनियन निकालता हूं तो जो आंसर आएगा देखो वो क्या आएगा, 1 2 3 4 5 और 6, यही आया कि नहीं आया। अब ये जो यूनियन आया है वो किसके इक्वल होना चाहिए, क्वेश्चन कहां गया, ये देखो बोला है ए यूनियन ए डैश का जो आंसर है वो किसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, यू के अकॉर्डिंग होना चाहिए। कब, जब ए और ए मतलब तब ए और ए कौन सी घटनाएं कहलाएंगी, सॉरी ए डैश कौन सी घटनाएं कहलाएंगी। तो ए डैश तो आपको पता है ये कौन सी घटना है, पूरक घटना है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पूरक घटना। ये अगर आप याद कर सकते हो तो इसको याद कर लेना, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है याद करना, इसको आप याद कर लो तो अच्छा रहेगा। ये कलर शायद ज्यादा भी हो जा रहा है, उल्टा करना पड़ेगा, रुको। हाँ, अब अगला है कि पी ए बाई बी इज इक्वल टू पी ऑफ ए और पी बी बाई ए इज इक्वल टू पी ऑफ बी हो तो ए और बी जो है वो कैसी घटनाएं कहलाएंगी। अब मैं इसको आपको बता दूं, ये जो इसका आंसर होगा वो होगा निरपेक्ष घटना। अब बोलोगे सर निरपेक्ष घटना कैसे होगा, तो इसको मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूं। इसका एक रूल है, वो रूल मैं आपको बताना चाहूंगा। ये देखो यहां पे लिखा है, माना कि यू यह शांत निर्देशावकाश है और इसकी दो घटनाएं हैं, ए घटना और घटना बी। घटना ए बनने की संभावना जो है वो घटना बी बनने या न बनने से बदलती ना हो, मतलब घटना ए का फर्क घटना बी पे नहीं पड़ता है, तो उसको हम बोलते हैं निरपेक्ष घटना। और जब निरपेक्ष घटना होती है तो ये चार संभावना हो सकती है। पी ऑफ ए इज इक्वल टू ए बाय बी हो सकता है, ए बाय बी डैश हो सकता है, पी ऑफ बी इज इक्वल टू बी बाय ए हो सकता है और बी बाय ए डैश हो सकता है। अब इसमें ट्रिक क्या है, ट्रिक ये है कि जो पहले होगा यहां पे वो हर चीज में पहले है, जो यहाँ पे पहले वो देखो हर चीज में पहले, बस यही याद रख लेना है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा कि ए बाई बी, तो देखो ए है, बी बाई ए तो बी है, तो कौन सी घटना है, तो ये निरपेक्ष घटना, ये परिभाषा के ऊपर आधारित है। फिर लिखा है कि निर्देशावकाश की दो घटनाएं ए और बी परस्पर निवारक घटनाएं हैं। अब बोलोगे सब परस्पर निवारक घटना का मतलब क्या होता है, तो परस्पर निवारक घटना का मतलब होता है कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू फाइव। परस्पर निवारक घटना का मतलब क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू फाइव, इसको बोलते हैं परस्पर निवारक घटना। और तो जब परस्पर निवारक घटना होगा तो बी माइनस ए निम्नलिखित में से किसके समान होगा। तो मैं आपको बता दूं बी माइनस ए का मतलब क्या होता है, तो बी माइनस ए का मतलब होता है अंतर घटना। क्या होता है बी माइनस ए का मतलब, अंतर घटना। अब इसको सॉल्व करने का एक फॉर्मूला होता है, याद रखना, जब भी बी माइनस ए या पी ऑफ ए माइनस पी ऑफ बी करके ऐसे कुछ फॉर्मूलाज हैं, यानी जो अंतर घटना का फॉर्मूला है, जब भी आपको ये पूछेगा तो इसको लिखने का एक तरीका होता है। कैसे मैंने बताया था, याद रखना है, तो सबसे पहले आपको पी ऑफ बी लिख देना है, यानी जो पहले पूछा है वो लिख देना है, उसके बाद दोनों का इंटरसेक्शन माइनस कर देना होता है। क्या कर देना होता है, दोनों का इंटरसेक्शन माइनस। अब यहाँ पे पूछा था कि भाई ए और बी जब है परस्पर निवारक हो, और मैंने बताया निवारक का मतलब फाई होता है, तो जब यहाँ पे ये फाई हो गया तो यहाँ पे P ऑफ बी माइनस फाइव, यानी जो आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा, P ऑफ बी हो जाएगा। तो हमारा जो क्वेश्चन का आंसर होगा वो भी क्या होगा, P ऑफ बी होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। नाइन्थ का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर है इतना, तो ये सॉरी नाइन्थ बोल रहा, टेंथ का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना होगा। क्लियर है इतना, तो ये हो गया आपके दो क्वेश्चन। अब चलते हैं, सॉरी दो क्वेश्चन, ये हो गया आपके 10 क्वेश्चन। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। षष्टभुज तीन संतुलित पासों को एक साथ उछाले जाने से बनते निर्देशावकाश में निर्देश बिंदुओं की कुल संख्या कितनी होगी। षष्टभुज का मतलब छह भुजा वाला, षष्टभुज का मतलब क्या होता है, छह भुजा वाले नहीं, छह साइड वाला। कितने पासे हैं यहाँ पे, तीन संतुलित पासे। याद रखना है, सिक्का हो पासा हो चाहे जो भी हो, पहले क्या लिखोगे, परिणाम, पहले क्या लिखोगे, परिणाम, फिर ब्रैकेट लगाओगे, फिर ऊपर लिखोगे पासों की संख्या। क्या लिखोगे, पासों की संख्या। इसका मैंने तरीका कई बार सवाल में करवाया था। अथवा पासों की संख्या अथवा कितनी बार उछाला गया, पासों की संख्या अथवा कितनी बार उछाला गया। क्लियर है। अब यहाँ पे पासों की संख्या कितनी, परिणाम कितने, छह हैं, और कितने पासे हैं, तीन, तो छह पावर ऑफ तीन। अब ढूंढ लो छह पावर ऑफ तीन कहाँ है, तो छह पावर ऑफ तीन को ढूंढने जाते हो तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ये आपको बड़े क्वेश्चन में भी हेल्प कर देगा। ठीक है, उसके बाद अगला है कि 1 से 20 के बीच की प्राकृतिक संख्याओं में से एक संख्या का यादृच्छिक रूप से चयन किया जाए तो वह संख्या 5 का गुणक होने की संभावना का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आपको एक बात समझना होगा, यहाँ पे साफ साफ एक वर्ड यूज किया है कि 1 से 20 के बीच में, तो 1 से 20 के बीच में क्या क्या आएगा, तो 1 से 20 के बीच में आएगा 2
3 4 5 6 डैश 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 18 और 19, यानी टोटल जो आपका परिणाम है वो कितने आएंगे, यानी यू कितना हो जाएगा आपका 18, या जिसको हम बोलते हैं एन। तो एन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 18। अब बोला है 5 का गुणक हो, अब 2 से लेके 19 के बीच में 5 का गुणक क्या क्या हो सकता है, तो मैं इस साइड लिख देता हूं। तो 5 का गुणक 5 हो सकता है, 5 दूनी 10 और 5 तिहाई 15, यानी कि जो आपका एम है वो कितना हो जाएगा 5 10 15, यानी इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। अब फॉर्मूला लगा लो, फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला मैं कहां लिखूं, यही लिख देता हूं कि P ऑफ A इज इक्वल टू M डिवाइडेड बाई N, यानी कि 3 डिवाइडेड बाई 18, कट पिट करोगे तो हो जाएगा 1/6, यानी जो हमारा आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 1/6 हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं अगले पॉइंट पे। तो अगला पॉइंट लिखा है कि दो घटनाएं ए और बी निरपेक्ष हों तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही कहलाएगा। अब एक बात याद रखना, निरपेक्ष घटना जो होता है, अभी मैंने कुछ देर पहले समझा, लेकिन मैंने उसमें आपको कंडीशन वाला समझाया था, उसके बाद वाला मैं आपको नहीं बताया, तो उसके बाद वाला भी मैं आपको बता देता हूं, जो आपको अगले पेज पे दिया गया है। अगले पेज पे दिया गया, और एक बात बस याद रखना है, और वो याद क्या रखना है कि जब भी निरपेक्ष घटनाएं होगी, कौन सी घटनाएं होंगी, निरपेक्ष घटना, और इसको हम बिना सिद्ध किए स्वीकार करेंगे। साफ साफ बोल दिया है तो हम भी मेहनत नहीं करेंगे। जब निरपेक्ष घटनाएं होंगी तो याद रखना है ए इंटरसेक्शन बी, चाहे ए डैश इंटरसेक्शन बी हो, चाहे ए इंटरसेक्शन बी डैश हो, चाहे ए डैश इंटरसेक्शन बी हो, बस याद रखना है कि जब इंटरसेक्शन होगा तब क्या करना होता है, दोनों के बीच में गुणा। जैसे ए इंटरसेक्शन बी है तो ए गुणे बी, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश तो ए डैश गुणे बी डैश, बस यही याद रखना है। क्लियर है? तो अब ऑप्शन चारों में से कौन सा राइट होगा वो देख लो। तो सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी, अरे तो बड़े आसानी से मिल गया, इसमें तो कुछ मेहनत ही नहीं करना पड़ा। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बाकी का भी चेक करना हो तो कर लो। यहाँ पे देखो प्लस कर दिया तो वैसे ही कैंसिल, और वैसे भी यहाँ पे यूनियन लिखा है, यहाँ पे इंटरसेक्शन तो ये हो सकता है, लेकिन इसमें भी प्लस कर दिया है, और ये यूनियन है तो ये वैसे ही कैंसिल हो गया। याद रखना निरपेक्ष घटना में से किसका बताया गया, इंटरसेक्शन का ही बताया गया है। क्लियर हुआ इतना? तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 13। अब चलते हैं अगले पे, लीप वर्ष न हो वाली पे। सवाल में लिखा है कि लीप वर्ष न हो ऐसे वर्ष में फरवरी मास में 5 गुरुवार आए, उस घटना की संभावना का मान कितना होगा। अब देखो लीप वर्ष न हो, तो पहले आपको पता होना चाहिए कि लीप वर्ष न हो उसका मतलब क्या था है। बोला है जब लीप वर्ष न हो तो मतलब हमारे पास कितने दिन होंगे, 28 दिन होंगे। और जब हमारे पास 28 दिन होंगे, हम सब जानते हैं कि एक सप्ताह में 4 दिन होते हैं, और अगर एक सप्ताह में 4 दिन होते हैं यानी टोटल कितने सप्ताह कवर हो जाएंगे, 4। तो 7 चौक 28, यानी 28 में से 28 माइनस करो, कितने दिन बचे, 0 दिन बचे। तो अगर 0 दिन बचा है, इसका मतलब ये हुआ कि 5वां गुरुवार आने की संभावना तो खत्म ही हो गई, और जब 5वां आने की संभावना जब एकदम ही खत्म हो गई है, तो फिर आंसर भी हमारा क्या होगा, तो आंसर भी हमारा क्या हो जाएगा, 0, यानी ऑप्शन नंबर ए। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि निर्देशावकाश की दो निरपेक्ष घटनाएं ए और बी के लिए P ऑफ A इज इक्वल टू 0.4 हो, P ऑफ B डैश इज इक्वल टू 0.3 हो, तो A इंटरसेक्शन B का मान कितना होगा बताइए। तो इसको अब कैसे करोगे वो देखो। इसके लिए अभी मैंने कुछ देर पहले बताया कि जब निरपेक्ष घटना दिया गया हो तो इंटरसेक्शन B का मतलब क्या होता है, दोनों के बीच में गुणा। दोनों के बीच में क्या होता है, गुणा। P ऑफ A है हमारे पास 0.4, पर क्या हमारे पास P ऑफ B है, तो नहीं, हमारे पास P ऑफ B डैश है। पर मैंने बताया था P ऑफ B डैश का मतलब क्या होता है, 1 माइनस P ऑफ B। बोलेगा सबका बता रहे, अभी बताया था कुछ देर पहले U माइनस P ऑफ B करके, तो ये वही हो जाएगा। एक में से 0.3 गया तो आंसर आ जाएगा 0.7। तो यहां पे लिख देंगे 0.7, दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो 7 चौक 28, यानी आंसर आ जाएगा 0.28, यानी ऑप्शन नंबर बी, सॉरी सी। क्लियर है इतना? अब देखो, अगर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं जो हमारा 16 नंबर है कि निर्देशावकाश की दो घटनाएं ए और बी के लिए, घटना ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी डैश को प्रदर्शित कीजिए। अगर मान लो ऐसे सवाल आ गए तो भाई अब इसका आंसर आप याद कैसे करोगे। तो मैंने कहा ना कि जब कुछ सवाल ऐसे आते तो उनको सॉल्व कर लेना। तो चलो कर लेते हैं सॉल्व। ये पहला नंबर था, नहीं दूसरा नंबर था, उसके बाद है 16 नंबर। अब सॉल्व कर लेते हैं इसको भी। तो सबसे पहले वही करो, अपना यू एज्यूम करो। तो यू जो नॉर्मली एज्यूम करना है वो क्या एज्यूम करोगे, 1 2 3 4 5 और 6। उसके बाद ए एज्यूम कर लो। ए अब आपको जो एज्यूम करना है वो कर सकते हो, तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 1 2 3 और 4। उसके बाद मैं बी एज्यूम कर लेता हूं। तो बी यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये थोड़ा ज्यादा नजदीक हो गया,
तो बी आपका हो जाएगा 4, 5 और 6। अब क्वेश्चन में क्या पूछा था वो वापस देखो, तो क्वेश्चन में पूछा था ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी डैश, यानी दोनों ही इंटरसेक्शन है, बस एक में डैश है। तो मैं यहां लिख देता हूं ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी डैश, ऐसा कुछ पूछा है। अब पहले दोनों का मतलब बता दूं, जहां पे भी इंटरसेक्शन है इसका मतलब है दोनों का कॉमन, इसका मतलब होता है दोनों का कॉमन, लेकिन मेरा लिखने का तरीका गलत है तो ये कंफ्यूज कर सकता है, इसलिए मैं इसको नहीं लिखूंगा। अब इसको साइड में रख देता हूं, बस मैं यहाँ पे साइड में लिख देता हूं। साइड में ये लिखूंगा कि ये ए इंटरसेक्शन बी मतलब ऐसे बोला है कि भाई दोनों का कॉमन। अब दोनों का कॉमन ढूंढो, ए इंटरसेक्शन बी। देखो ये शॉर्ट क्वेश्चन है, एक नंबर में एमसीक्यू में पूछा था, आपको ज्यादा सॉल्यूशन दिखाने की जरूरत नहीं, ये अपने लिए कर रहे हो ना। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, तो इन दोनों में कॉमन है 4। देखो 4 कॉमन है तो मैंने 4 लिख दिया। अब ए इंटरसेक्शन बी डैश, तो बी डैश तो है ही नहीं, तो पहले बी डैश निकालना पड़ेगा, और बी डैश का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, u माइनस बी। तो u कितना है आपके पास, 1 2 3 4 5 और 6, और आपका b है 4 5 और 6। तो हमारा ये जो आंसर आएगा वो आएगा 1 2 3, क्योंकि 4 5 6 तो हट गया, यानी बी डैश जो है वो कितना आ गया है आपका 1 2 और 3। अब ए इंटरसेक्शन बी डैश दोनों में कॉमन, अब दोनों में कॉमन ढूंढने बैठोगे तो दोनों में कॉमन क्या है, तो दोनों में जो कॉमन है वो है 1 2 3, राइट। अब इन दोनों का यूनियन, यूनियन का मतलब पूरा, यानी 1 2 3 और 4। अब देखोगे कि ये जो सॉल्यूशन आया है ये किसके जैसा आया है, तो ये जो सॉल्यूशन हमारा आया है ये आया है हमारे ए के जैसा। इसका मतलब जो हमारा आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए किधर है, ये रहा, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो सी हो जाएगा हमारा आंसर। क्लियर है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि संभावना की गणितिक परिभाषा परिभाषा अनुसार यादृच्छिक प्रयोग के एन परिणामों में से प्रत्येक परिणाम की संभावना का मान कितना होगा। तो याद रखना है संभावना का जो छोटा सा फॉर्मूला है वो है P ऑफ A इज इक्वल टू M डिवाइडेड बाय N। N का मतलब होता है कुल परिणाम और M का मतलब जो हमें चाहिए। तो हमें जो चाहिए, मान लो जैसे वो सिक्का वाला बोला था, तो सिक्का मतलब हेड आया तो वो उसकी संभावना 1 है, और टोटल कितना था, 2 था। तो ये क्या है आपका, ये आपका N माना था मैंने, और ये आपका M माना था, सॉरी ये N माना था और ये M माना था, राइट। तो ये 1 बटे में आपका 2 है, M ए बटे में N। तो यहाँ बटे में कौन सा दर्शाया है, तो डायरेक्टली पता चल गया भाई यही आंसर होगा। और नहीं भी दर्शाया होता तो भी हम क्या करते, ये समझ जाते कि डिवाइडेड बाय एन है और ऊपर हमारा क्या होगा, एम होगा। क्लियर है। तो ये था आपका 17 एमसीक्यू। आई होप कि ये को समझ में आ गया होगा, आपकी हेल्प हुई होगी। जैसा भी जो भी है, अच्छा लगा नहीं आया, अच्छा लगा समझ में आया नहीं समझ में आया, जो भी आप मुझे इन्फॉर्म जरूर एक बार कर देना, एटलीस्ट मेरे मन को शांति मिलेगी कि हाँ मैं इतनी रात को जाग जाग के जो काम कर रहा हूँ वो एटलीस्ट सफल हो रहा है। ठीक है, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं बाकी वाली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।